हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद प्रणय पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफिनीशन को, इससे रिलेटेड जितने टर्म्स होते हैं उन्हें, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, और साथ साथ में हमें इस टाइप के मोशन को, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले क्या क्या एजम्पशंस जो हैं वो कंसिडर करने होते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन या मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, साथ में मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। इसके अलावा ओवरऑल जो पूरे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और साथ में हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सब चीज़ें जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आएंगी। और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है या इसकी डिफिनीशन क्या है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह का मोशन इन प्लेन है या मोशन इन टू डायमेंशन है। दैट इज, इसमें मोशन ऑब्जेक्ट की जो होती है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग होती है, और इस मोशन के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके साथ फेंका जाता है या उसके साथ जो है इसे थ्रो किया जाता है, थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एट एन इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल जो लाइन है या हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके साथ एक सर्टेन एंगल पर जो है उसे थ्रो किया जाता है एट एन इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल नियर अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के आसपास। अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, वो क्यों अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब एजम्पशंस को हम कंसिडर करेंगे। एंड इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, और इस वजह से जब उसे थ्रो किया जाता है एक इंक्लिनेशन पर हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के तरफ, अर्थ के टुवार्ड्स एक सर्टेन कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है। इस तरह से ऊपर जाता है, फिर चूंकि उसे अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींचती है इस वजह से वो नीचे धीरे धीरे आता है, लेकिन वो एक वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती है कि डायरेक्ट वो ऊपर चला गया और सीधे वो नीचे आ गया, बल्कि एक कर्व्ड पाथ जो है उसे फॉलो करता है। और ये कर्व्ड पाथ असल में पैराबोला होता है। वो क्यों होता है वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर। सो अर्थ की ग्रेविटी जो है केवल यहाँ पे वही एक्शन में होती है और कोई दूसरा फोर्स जो है इस पे एक्ट नहीं करता है। अर्थ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसे ही हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसमें अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो है इसके अंदर एक कर्व्ड पाथ जो है ये फॉलो होता है। अब ये जो पाथ होता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। इस पाथ को जो है हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, और साथ में जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। सो ये हो गया डेफिनेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल का, और उससे रिलेटेड जो दो टर्म्स हमें ध्यान में रखने हैं, जो कि है ट्रैजेक्टरी मींस वो जो पाथ को फॉलो करता है, दैट इज पैराबोलिक पाथ वो, और साथ में जो ऑब्जेक्ट जिसे थ्रो किया गया उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अक्सर क्वेश्चंस में ये सारे टर्म्स होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए ये सारे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब आइए हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं इससे रिलेटेड उनकी बात करते हैं। तो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स तो कई सारे हैं, लेकिन 2-3 एग्जांपल्स से हम समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है, एक राइफल से या एक पिस्टल से जब हम किसी बुलेट को थ्रो करते हैं, तो बुलेट को थ्रो करने के बुलेट को थ्रो नहीं बल्कि बुलेट को जब हम फायर करते हैं किसी राइफल या पिस्टल से, तो वो जो है एक पाथ को फॉलो करता है, और वो पाथ भी असल में प्रोजेक्टाइल होता है। हालांकि हम अपने तरफ से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल जो है वो काफी कम उसका इंक्लिनेशन होता है, वो काफी कम जो है कर्व होता है, उसका कर्वेचर काफी कम होता है। इस वजह से हमें लगता है कि वो ऑलमोस्ट एक हॉरिजॉन्टल पाथ जो है वो उस पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अर्थ की ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है, और उस वजह से जो है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है। और जो लोग जो है ये प्रोफेशनली करते हैं, मींस जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं जो कि फायरिंग करते हैं, या मींस जिसे हम बोलते हैं कि गन से जो है वो फायर शॉट कर रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशनल ऐसा होता है, उसे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, उसे इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके आधार पे आपको जो है फायर करना है ताकि निशाने पे लगे। तो ये इसका एक एग्जाम्पल पहला हो गया। इसके अलावा जैसे कोई वाटर होज हो या कोई टैंक में छेद हो गया हो, वाटर होज जो होता है मीन्स जो पाइप होती है
होस पाइप, उससे जब पानी को आप पानी निकलता हुआ जब देखते हैं तो वो पानी भी जो है वो इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे पानी के ऊपर भी जो ग्रेविटी है वो अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर कोई मूविंग व्हीकल है, कोई गाड़ी है, जैसे कोई ट्रेन हो गया या कोई बस हो गया या कोई कार हो गया, उससे वो चलती हुई कार से जब आप कोई चीज को इस तरह से थ्रो करते हैं बाहर की ओर, इस तरह से एक सर्टेन वेलोसिटी देके जब आप थ्रो करते हो तो वो भी जो है एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। या आप सामने इस तरह से उसको जो है थ्रो करो या इस तरह से थ्रो करो, कोई भी एक सर्टेन वेलोसिटी के दे के आप उसे थ्रो करो तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। हालांकि प्रोजेक्टाइल में जो है आप यदि एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली भी थ्रो कर रहे हो तब भी वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल पूरा नहीं होता है बल्कि हाफ होता है। लेकिन अर्थ के सरफेस से आप इस तरह से अगर थ्रो करोगे एक इंक्लिनेशन पर तो एक पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ जो है वो फॉलो करेगा। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन से। अब आइए हम डिस्कस करते हैं जो एजम्पशंस हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले। सो वो एजम्पशंस जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला एजम्पशन है कुछ इस तरह से, देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर। एयर से कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर नहीं होना चाहिए। एयर जो है यदि उसके द्वारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जैसा हम जानते हैं कि रियल लाइफ में एयर जो है वो हर चीज के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाता है क्योंकि वो भी मैटर से बना हुआ है, और हर चीज जब किसी दूसरे चीज के कांटेक्ट में आती है तो फ्रिक्शन होता ही है। लेकिन यहाँ पे उस फ्रिक्शन को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हैं या हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हम अपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसिडर उसे नहीं करेंगे। सो ये पहला एजम्पशन है जो हमें करना है कंसिडर। दूसरा एजम्पशन क्या है, द इफेक्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन एंड इट्स कर्वेचर। अर्थ रोटेशन और उसके कर्वेचर से जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे भी हमें नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। अर्थ जो है हम जानते हैं कि अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इस वजह से हर एक तरह का मोशन उसके रोटेशन से, उसके रोटेशनल इफेक्ट से इन्फ्लुएंस होगा। हालांकि वो डेली लाइफ में जो हमारे मोशंस होते हैं उनमें उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से ही हम जो इफेक्ट है अर्थ के रोटेशन की वजह से उसे भी नेग्लिजिबल मानेंगे। साथ में जो कर्वेचर है अर्थ का, जैसे हम जानते हैं कि हमारा अर्थ पूरा स्फेरिकल शेप का है, लेकिन वो इतना बड़ा है हमारे स्केल पर कि हम अपने डेली लाइफ में जब देखते हैं तो हमें अपने आसपास का जो ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही दिखता है। हालांकि वो भी थोड़ा बहुत कर्व दिखेगा यदि हम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर उसे देखें। तो वैसे केस में जो है उसे कंसिडर करना ज़रूरी होगा। लेकिन जो हमारे डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं जो कि कुछ मीटर या कुछ सेवरल 100 मीटर्स जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकते हैं, उन केसेस में भी अर्थ का कर्वेचर ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट ही होगा। वो कर्वेचर जो है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें नेग्लिजिबल मानना है। दैट इज अर्थ के रोटेशन को, मीन्स अपने एक्सिस पर वो जो रोटेट कर रहा है, और अर्थ का जो कर्वेचर है दैट इज उसका जो स्फेरिकल शेप होने की वजह से उसका जो कर्वेचर है, वो इन दोनों चीज़ों को हमें नेग्लिजिबल मानना है। तीसरी चीज जो हमें कंसीडर करनी है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना है, अर्थ के सरफेस के आसपास ही हमें प्रोजेक्टाइल को स्टडी करना है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग द मोशन शुड रिमेन कांस्टेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को जब हम ऊपर या नीचे थ्रो करते हैं तो अर्थ उसको जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे अट्रैक्ट करता है, और जहां फोर्स लगता है वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो इसी चीज़ को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी बोलते हैं। अब अर्थ की ग्रेविटी जो है अर्थ के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसकी वैल्यू जैसे आप जानते होंगे कि 9.8 होती है लगभग अर्थ के सरफेस के आसपास। लेकिन ये जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू जो है ये भी हाइट के साथ साथ चेंज होती है। जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो जैसे ये जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज Gm/r², जहां पे r जो है अर्थ के रेडियस होती है। तो अर्थ का रेडियस हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस के आसपास जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी है वो ऑलमोस्ट अर्थ के रेडियस जितनी ही होती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के सरफेस से दूरी है वो रेडियस की तुलना में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन जब वो दूरी यानी अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिव होने लगती है, जैसे 1600 या 2000 या 3000 3200 किलोमीटर,
तो किलोमीटर्स इतने ज़्यादा जब होने लगते हैं उतनी ऊंचाई पर, तब हमें जो है g की वैल्यू वो चेंज होती हुई दिखती है। और चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, इस वजह से g की वैल्यू घटती है हाइट के साथ साथ। तो उतनी ऊंचाई पर जब हम जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने के लिए या उसे देखने के लिए, तो वहां पे अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी। तो वैसे सिचुएशन में नहीं, लेकिन डेली लाइफ जो एग्जांपल्स जितने भी हैं उनमें तो हम अर्थ के सरफेस के ही आसपास रहते हैं, जिस वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, यानी उसकी जो वैल्यू है दैट इज 9.8, वो वैसे ही की वैसे ही रहेगी। कुछ केसेस में हमें उससे 10 भी राउंड ऑफ करके मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो वो दोनों हम ले सकते हैं वैल्यूज। साथ में उसका डायरेक्शन जो है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन हम जानते हैं कि अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हालांकि हम देखते हैं तो वो हमें सेंटर की तरफ गिरता हुआ नहीं बल्कि अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता हुआ दिखता है, लेकिन असल में उसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ सेंटर होता है। तो ये चीजें जो है हमें कंसीडर करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड रिमेन कांस्टेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। जो मोशन हो रहा है उस मोशन के दौरान, पूरे मोशन के दौरान जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी जो वैल्यू है दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये चीजें जो है हमें एज्यूम करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उससे रिलेटेड दो टर्म्स दैट इज ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा हमने जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं 2-3 इसके देखे, और अंत में हमने एजम्पशंस जो हैं वो क्या हमें करने हैं वो हमने देखे। अगली वीडियो में हम जैसा शुरुआत में ही मैंने बताया कि हम डिस्कस करेंगे इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को, यानी पूरे हम मैथमेटिकल तरीके से इसके फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें जानने ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो, यदि आपकी कोई ओपिनियन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो या आपका कोई दूसरे टॉपिक से आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।